नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, अपना डीसी जनरेटर का सुबह 10 बजे क्लासें चल रही थी, जिनमें कुछ बाकी रह गया था, टॉपिक अपना बाकी चल रहे हैं, तो उस टॉपिक को आगे आज अपने बढ़ाते हैं। क्लासें कई दिनों से आज नहीं ले पाया, लेकिन अब आगे आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश अपने करेंगे। तो बात करते हैं डीसी जनरेटर के अंदर जो टॉपिक आपका रह गया था। भाई डीसी जनरेटर के अलग अलग भाग हो गए थे, आपको बता दिया गया भाई ये भाग है और ये बात है इसमें। तो आज पढ़ेंगे कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर क्या करेंगे। पृथक उत्तेजित जनरेटर के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा कौन सा अपना जनरेटर है, कौन सा पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। ठीक है जी, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का आज का अपना टॉपिक है। बीच में क्लासें नहीं ले पाए, लेकिन अब रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। और टॉपिक आज का है अपना क्या, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो पहले तो इस जनरेटर की विशेषता देखते हैं कि ये डीसी जनरेटर होता क्या है, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर होता क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा है, किस हिसाब से इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये वो जनरेटर है जिसके अंदर फील्ड और आर्मेचर दोनों स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस जनरेटर को बगैर अवशिष्ट चुंबकत्व वगैरह आप चला सकते हो, या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि वह जनरेटर जिसकी फील्ड को बाहर से उत्तेजित किया जाता है या बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है, या ये भी कह सकते हो कि इसका आर्मेचर अलग होता है, उसकी फील्ड का सिस्टम अलग होता है। देखते हैं कैसे होते हैं। अब पहले तो 2-3 पॉइंट आप इसका ध्यान रखना। क्या आगे बढ़ने से पहले आपको ये 2-3 पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। क्या ये है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के चालू हो सकता है। क्या बगैर अवशिष्ट चुंबकत्व के ये चालू हो सकता है। ठीक, दूसरी बात की जाए इसकी, इस जनरेटर की फील्ड को बाह्य परिपथ या बाहर से परिपथ से बाह्य परिपथ के माध्यम से उत्तेजित किया जाता है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई आपके? दिख तो रहा है ना आपको वहां तक का? चलो कोई नहीं जी, आगे का जो टॉपिक है इसका, तो अपन इसके बारे में ये भी कह सकते हैं क्या कि इस जनरेटर के अंदर, इस जनरेटर में फील्ड व आर्मेचर दोनों अलग अलग होते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या एक दूसरे से पृथक होते हैं, जो मर्जी आए वो बोलो। पहली बात क्या कि यह वह जनरेटर है जिसको आप बगैर अवशिष्ट चुंबकत्व के आप इसको उत्तेजित कर सकते हो, चालू कर सकते हो। इस जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को आप क्या करते हो, बाह्य परिपथ से फील्ड वाइंडिंग को बाह्य परिपथ, और वो बाह्य परिपथ कौन सा है वो डायग्राम में आपको बता दूंगा। क्या देते हैं इसको, बाह्य परिपथ से उत्तेजित किया जाता है। और बाह्य परिपथ मेरे साथियों कौन सा होता है, डीसी धारा इसको दी जाती है, डीसी स्रोत से इसको जोड़ा जाता है। वो जनरेटर हो सकता है, बैटरी हो सकता है।
इस जनरेटर में जो फील्ड और आर्मेचर दोनों अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। अब सुनना बात इसके डायग्राम की। देखो एक है आपका ये आर्मेचर, ध्यान से देखना भाई, ये है आपका आर्मेचर, आर्मेचर हो गया। ये आर्मेचर का ब्रुश लगे हुए हैं दो आर्मेचर पे, आर्मेचर का A1 सिरा और ये है मेरे साथियों आर्मेचर का A2 सिरा। यहां से एक तार आपने बाहर लिया टर्मिनल का और एक बाहर ले लिया। यहां से आप आगे चलोगे तो आगे चल के यहां लगाओगे क्या, एक स्विच लगाओगे, क्या, एक स्विच, ऑन ऑफ स्विच, वन वे स्विच होता है ये। यहां आओगे तो एक क्या लगाओगे, एमीटर, ये किस लिए लगाया जाता है वो भी बात करेंगे आगे। यहां देखना एक लोड लगाओगे, क्या, लोड, ये है आपका लोड, लोड रेजिस्टेंस है ये। अगर ये स्विच आप नीचे भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, नहीं कोई जरूरी वाली बात नहीं है। ये लो लगा दे। यहां एक वोल्टमीटर लगाओगे, वोल्टमीटर कौन सा है, ये एमसी टाइप मूविंग कॉइल वाला, जो डीसी धारा डीसी वोल्टेज का मापन करता है। यहां तक का दोबारा देखना, ये क्या है आपका आर्मेचर, ये आर्मेचर का A1 सिरा A2 सिरा दोनों उठाए बाहर लोड पे लेके गए। लेकिन लोड पे ले जाने से पहले हमने एक तो वोल्टमीटर लगाया है, किस लिए, किसके वोल्टेज को मापने के लिए, टर्मिनल वोल्टेजों को मापने के लिए अपन ने वो आर्मेचर से निकलते ही क्या लगाया था, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर आर्मेचर के समांतर क्रम में है, लोड के भी समांतर क्रम में आपका वोल्टमीटर लगा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वोल्टमीटर का संयोजन किया जाता है, समानांतर क्रम में किया जाता है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है, टॉपिक में चलते हो, टॉपिक में आपको ये बात भी याद रखनी होती है। आगे चलते हैं, अपने एक स्विच लिए, स्विच लेने के बाद में एक एम्पियर घड़ी ली है। ये एम्पियर मीटर जो लिया है, जो एमीटर आपका ये है, ये किस लिए लिया है मेरे साथियों, लोड धारा मापने के लिए। और ये क्या, लोड वोल्टेज मापने के लिए, क्या, लोड का वोल्टेज मापने के लिए। अब इस आर्मेचर को आप किसी प्राइमर के माध्यम से घुमाओगे, अभी तक फील्ड नहीं लगाइए, अब इस आर्मेचर को किसी प्राइमर के माध्यम से आप घुमाओगे, घूमेगा, घूमने के बाद में इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न होगा, थोड़ा बहुत वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब यहां तक की बात आपके समझ में, आर्मेचर को आपने घुमा दिया, घुमाने के बाद में इसमें थोड़ा बहुत वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान से सुनना, ये कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप फील्ड को नहीं उत्तेजित करते हो, बगैर फील्ड उत्तेजित किए हुए वोल्टमीटर, ये जो आर्मेचर में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा या कितना ईएमएफ आपका होगा, कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा। वोल्टेज तो उत्पन्न होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा तो नहीं होगा और शून्य भी नहीं होगा। 5-7% इसमें वोल्टेज उत्पन्न आपके होंगे। 5-4 जो 5 वोल्ट 10 वोल्ट आपका जो होना है इसमें होगा जरूर, जीरो पे नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फील्ड को उत्तेजित नहीं करते हो और आर्मेचर को प्राइमर के माध्यम से आप घुमा रहे हो, तो क्या आर्मेचर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होंगे क्या, या शून्य रहेंगे? जी बिल्कुल वोल्टेज उत्पन्न होंगे, 2% 5% आपका वोल्टेज उत्पन्न होगा इसमें। यहां तक की बात समझ में आई है आपके? फिर देखो ये आगे बात करते हैं फील्ड की। फील्ड को किस हिसाब से उत्तेजित किया जाता है, देखना बात को। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी? ये भी एक शंट फील्ड वाइंडिंग के समान ही होती है, पतले तार की बनाई जाती है, लेकिन शंट फील्ड से थोड़ी अलग इसको बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ एक रियोस्टेट काम में ले लेते हैं। रियोस्टेट काम में इसलिए लिया जाता है कि फील्ड को धारा कंट्रोल करने के लिए कितनी धारा आपको इसको देनी है, ये आपने एक रियोस्टेट काम में लिया है। माना कि प्रतिरोध है आपका, एक रियोस्टेट, यहां देखो, यहां रियोस्टेट अपने काम में लिया है, रियोस्टेट काम में ले रहा है यहां पे, ये लो, एक आपका ये रियोस्टेट है, यहां से इसको जोड़ा है। अब यहां देंगे क्या, डीसी सप्लाई,
डीसी सप्लाई। तो यहाँ देखो एक बैटरी लगाते हैं, डीसी सप्लाई देंगे और यहाँ अपने एक बैटरी काम में लिए है। ठीक है, ये बैटरी काम में ले ली है, डीसी वोल्टेज लिया है, डीसी स्रोत, बैटरी जो बैटरी होती है वो डीसी ही होती है, एसी नहीं देती है बैटरी कभी भी आपको, उसको बाद में इन्वर्टर के माध्यम से आप एसी में बदल लिया जाता है। घर में बैटरी जो लगी होती है उस बैटरी का कभी भी आपको आउटपुट डीसी एसी नहीं मिलता है। एसी लेने के लिए आप उसके साथ में कोई ना कोई रेक्टिफायर या फिर उसके साथ में आप इन्वर्टर काम में लेके, फिर इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो इसलिए आपको फील्ड को उत्तेजित करने के लिए कौन सी धारा की आवश्यकता पड़ रही है, डीसी धारा की। यहाँ देखो ये जो बात कही है ना मैंने कि इस जनरेटर के फील्ड को बाह्य परिपथ के माध्यम से उत्तेजित किया जाता है, तो वो उत्तेजित करने के लिए कौन सा है, डीसी सप्लाई। कौन सी, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई से उत्तेजित किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। जो मैंने यहाँ आपके यहाँ बैटरी लगा रखी है, रियोस्टेट यहाँ लगाया है। रियोस्टेट किस लिए लगाया है मेरे साथियों, क्योंकि यहाँ जो को इस रियोस्टेट का जैसे मान बढ़ाएंगे तो फील्ड के अंदर धारा भी उस हिसाब से आएगी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ एक एमीटर लगाते हैं। क्या, एमीटर। ये एमीटर क्या करता है, फील्ड धारा का मापन करने के लिए। किसका, फील्ड की धारा का मापन करने के लिए। अब सुनो बात काम की। क्वेश्चन आ जाता है कि पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर फील्ड को उत्तेजित करते हैं। पृथक उत्तेजित जनरेटर में फील्ड को उत्तेजित की गई डीसी धारा का जो मान लिया जाता है वोल्टेज होता है आपका, वो कितने तक का होता है। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रखना, इसका होता है 110 से लेके 250 वोल्ट तक का स्रोत काम में लिया जाता है। डीसी स्रोत 110 से लेके 250 वोल्टेज तक का इसको उत्तेजित करने के लिए काम में ली जाती है डीसी स्रोत को। ठीक है, जैसे आपने यहाँ इसको डीसी स्रोत से जोड़ा, फील्ड के अंदर उत्तेजना आई, फील्ड के अंदर उत्तेजना आई तो वोल्ट मीटर, ये जो आर्मेचर के अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ बना। ईएमएफ बना, आपने जैसे ही ईएमएफ बना और एक नियत वोल्टेज पे आपका जनरेटर आया। नियत वोल्टेज पे जनरेटर के आने के बाद में आपने लोड को यहाँ कनेक्ट किया है, स्विच को लगाया है, इस स्विच को चालू कर दिया है। कब किया है, जब आपकी फील्ड उत्तेजित हो गई। उत्तेजित होने के बाद में आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज है, आपका जो जनरेटर है, एक नियत वोल्टेज पे आ जाता है। क्या, एक नियत वोल्टेज पे आने के बाद में करते क्या हो, नियत वोल्टेज आने के बाद में आप क्या करते हो, लोड को कनेक्ट करते हो। अब नंबर 2 बात, इस वोल्ट मीटर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके जनरेटर के अगर लोड नहीं लगा हुआ है, अगर आपके इस जनरेटर के लोड नहीं लगा हुआ है, लोड का स्विच आपका ओपन है या लोड का स्विच आपका, लोड इसको नहीं जोड़ रखा है जनरेटर के, उस कंडीशन में ये आपका वोल्ट मीटर है, ये क्या बताएगा, ईएमएफ का मान बताएगा। दोबारा सुनना, इस वोल्ट मीटर से 2 तरह की बातें निकल के आएगी और वो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर पृथक उत्तेजित जनरेटर है, उसके ऊपर लोड जुड़ा नहीं है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या दर्शाएगा। वोल्ट मीटर जो दर्शाएगा वो मेरे साथियों आपका ईएमएफ दर्शाएगा। ठीक, जब आप इसके ऊपर लोड लगा देते हो, आपका जनरेटर एक नियत वोल्टेज पे आ जाता है, लोड लेने की अवस्था में आ जाता है, उस समय आप इन स्विचों को चालू कर देते हो, लोड को जोड़ देते हो, तब जाके ये क्या बताने लग जाता है, लोड वोल्टेज। क्या, लोड का वोल्टेज। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल जनरेटर था, अच्छा जनरेटर था। लास्ट एंडिंग में एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ। बिना ऑफसेट इसको चालू किया जा सकता है। इस जनरेटर में फील्ड को बाह्य परिपथ से उत्तेजित किया जाता है और बाह्य परिपथ फील्ड को उत्तेजित किया जाता है। और उत्तेजित करने के लिए आप कौन सी धारा काम में ले रहे हो, कौन सी सप्लाई काम में ले रहे हो, डीसी सप्लाई लेते हो। क्या, डीसी स्रोत से इसे फील्ड को जोड़ते हो। इस जनरेटर के अंदर फील्ड और आर्मेचर दोनों स्वतंत्र होते हैं, फील्ड और आर्मेचर दोनों स्वतंत्र होते हैं। उत्तेजित करने के लिए जो डीसी स्रोत है, जिसका डीसी स्रोत है, उसका वोल्टेज का मान होता है 110 से लेकर 250 वोल्ट तक की बैटरी या जनरेटर आप काम में ले सकते हो। जनरेटर के अंदर पूछा जाए तो शंट जनरेटर भी आपका हो सकता है और
कम्युलेटिव कंपाउंड, एक कंपाउंड जनरेटर बोल दो, कंपाउंड जनरेटर भी आपका हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस डीसी जनरेटर की क्या वक्रता, इसकी जो विशेषता है, विशेषता वक्र के बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषता जो वक्र है ये दो तरह की है। एक है पहली क्या, चुंबकीय वक्र विशेषता, ठीक। अब ये देखो किन किन के बीच में, ये ग्राफ किन किन के बीच में बनता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो ग्राफ है, एक बात ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो ग्राफ है ये किन के बीच में बनता है, ये भी बात जरूरी है भाई। ग्राफ किन के बीच में होता है, माध्यम दो होते हैं, नहीं होते हैं, एक माध्यम के बीच में तो ग्राफ कभी बनता नहीं है, दो चीज होनी चाहिए। तो आपका जो ये ग्राफ बनेगा, एक तो ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ, और एक होता है मेरे साथियों फील्ड फ्लक्स बोल सकते हो या फील्ड करंट भी बोल सकते हो। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर, कभी क्वेश्चन आ जाए और ये पूछ लिया जाए कि पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो ग्राफ होता है वो किन के मध्य बनता है, एक तो उत्पन्न ईएमएफ व फील्ड फ्लक्स या फील्ड धारा के मध्य बनता है। अब देखना ध्यान से, ये ग्राफ किस हिसाब से बनेगा आपका, देखो ये तो लेते हैं अपने क्या ईएमएफ, उत्पन्न ईएमएफ, और नीचे क्या ले लेते हैं अपने फील्ड धारा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये ग्राफ बनेगा लेकिन ये ग्राफ कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है, वो अपने बात करेंगे आगे। देखो ये ग्राफ होता है ना थोड़ा सा ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होने के कारण इसके अंदर कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए आपका जो ईएमएफ है वो कभी भी जीरो से उत्पन्न नहीं होता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर ईएमएफ की जो ग्राफ बनेगी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो ग्राफ बनेगी वो मेरे साथियों कभी भी शून्य से स्टार्ट नहीं होगी, शून्य से कुछ अधिक होगा उसका। तो यहाँ से देखो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। जैसे जैसे आपने फील्ड धारा का मान बढ़ाया, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आपने फील्ड धारा का मान बढ़ाया उसी के समानुपात में आपका ईएमएफ भी बढ़ता चला गया। क्या, दोबारा सुनना, जैसे जैसे देखो ये ओ पॉइंट मानते अपन, इसको बी नहीं ओ मानते। जैसे जैसे आपने फील्ड धारा का मान बढ़ाया है तो आपका ईएमएफ भी बढ़ गया। और एक ये नियत बिंदु आ गई, क्या, यहां आके एक नियत बिंदु आ गई, इस बिंदु को बोलेंगे अपने बी। धारा का, फील्ड धारा का मान आपने और भी बढ़ाया है, धीरे धीरे आपने धारा के मान में वृद्धि की है, लेकिन इस नियत बिंदु में आने के बाद में संतृप्ति की अवस्था आ जाती है। धारा का मान तो बढ़ता है लेकिन आपका जो फील्ड फ्लक्स है, उत्पन्न ईएमएफ है, ईएमएफ की वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। यहाँ इतना सा चलने के बाद में ये पॉइंट बन जाता है आपका सी पॉइंट, और ये आ जाके आगे आपका डी पॉइंट बन जाता है। क्या, डी पॉइंट बन जाता है। अब सी व डी के मध्य ये संतृप्ति की अवस्था आ जाती है, आपका जनरेटर यहाँ संतृप्त हो जाता है। जितना ईएमएफ आपका बढ़ना था उतना इस बी बिंदु तक ही बन गया। थोड़ा बहुत यहाँ बढ़ जाता है एक बार, लेकिन बाद में आपकी जो फील्ड है वो संतृप्त हो जाती है। जितना इसको ईएमएफ बढ़ाना था वो बना लेती है, उसके बाद में आपका ये नहीं बनता। तो अब आगे से अगर क्वेश्चन इसमें बनते हैं, देखो चुंबकीय इस वक्र के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन है कि ग्राफ देगा, ये ग्राफ देने के बाद में पूछ लेगा कि ए व ओ के मध्य उत्पन्न ईएमएफ की वैल्यू शून्य से अधिक है, किस कारण से। तो देखो ए व ओ के मध्य किस कारण से, फील्ड
अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आपका ईएमएफ शून्य से थोड़ा अधिक प्राप्त हो जाता है। आगे की जो बात की जाए, बी व ओ व बी के मध्य जो ईएमएफ की जो आपकी जो रेखा चल रही है, बी व ओ व बी के मध्य जो जितनी आपने फील्ड धारा को बढ़ाया है उतना ही आपका ईएमएफ भी बढ़ा है। तो बी व ओ के मध्य जो ग्राफ बना है वो फील्ड धारा के समानुपाती बना है। तो यहां आप इसको बोल सकते हो फील्ड धारा के या फील्ड धारा के समानुपाती। ठीक है, यह भी कह सकते हैं अपने कि उत्पन्न ईएमएफ समानुपाती है फील्ड धारा के। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका बी व सी, बिंदु बी व सी, दो बिंदु बी व सी के मध्य आपका एक नियत पॉइंट है। ये क्या नियत पॉइंट है, यहां ये आपकी बिंदु नियत बिंदु है। यहां वोल्टेज थोड़ा, ये जो आपका ईएमएफ थोड़ा बहुत इस धारा को बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन पॉइंट आपका सी व डी, पॉइंट आपका सी व डी के मध्य कौन सी अवस्था आ जाती है? आपकी संतृप्ति की अवस्था। पॉइंट सी व डी के मध्य मेरे साथियों कौन सी आ जाती है? संतृप्ति की अवस्था आ जाती है। इस अवस्था के अंदर आपका आर्मेचर, ये जो फील्ड धारा बढ़ने पे फील्ड की धारा तो बढ़ती है लेकिन आपके ईएमएफ में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये बात एक बार आप नोट कर लेना। ये 4 पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट है, शानदार चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे की जो बात की जाती है, दूसरा ग्राफ आ जाता है क्या? टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के मध्य जो ग्राफ है वो किस हिसाब से आपका बनता है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। दूसरा ग्राफ बनता है पृथक उत्तेजित जनरेटर की। अगर बात की जाए तो इसमें दूसरा ग्राफ बनाया जाता है मेरे साथियों किसका? लोड धारा व टर्मिनल वोल्टेज के मध्य। तो ध्यान से सुनना ये बात। अगला जो ग्राफ है वक्र है वो किन किन के मध्य बनेगा? आपका टर्मिनल वोल्टेज व लोड धारा के मध्य। टर्मिनल वोल्टेज व लोड धारा के मध्य। अब देखो ग्राफ बनाते हैं अपने। ये आपकी एक ग्राफ है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है और ये मेरे साथियों क्या है? फील्ड धारा। क्या फील्ड धारा है? जैसे मान लो आपकी फील्ड धारा 0 है, जब आपकी फील्ड धारा का मान 0 है, सॉरी लोड धारा, मानना कि लोड धारा का मान आपका 0 है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान आपका हाई होगा। दोबारा सुनना, जब लोड धारा का मान आपका 0 पॉइंट पे है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा हाई। जैसे जैसे आपने यहाँ लोड धारा को मान को बढ़ाया है तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज के अंदर भी गिरावट आ जाती है। तो सीधी सी एक ही बात निकल के आती है कि लोड धारा का मान बढ़ने पे, क्या लोड धारा का मान बढ़ने पर, लोड धारा का मान बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज में कमी आती है। ये बात आपकी इस ग्राफ से सिद्ध होती है। तो दोबारा सुनना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर लोड धारा का मान आपका बढ़ता है तो क्या टर्मिनल वोल्टेज का मान में क्या होगी? गिरावट होगी, सदैव ही आपका टर्मिनल का मान गिर जाता है। तो आज का टॉपिक आपका खत्म, यहीं तक ये बात
थी। और आपका पृथक उत्तेजित जनरेटर खत्म हो गया है। वीडियो को बार बार शेयर करना और बार बार देखना, लाइक करना और अपने दोस्तों तक ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत।